सैम्पलिंग मेथड चैप्टर, जो कि बेसिकली यूनिट 13 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट 12 समझाया था। तो बेसिकली ये जो सैम्पलिंग मेथड टॉपिक है, इसके बारे में मैं बता दूं, इस टॉपिक से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। दैट मीन्स केस स्टडी भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो है, ये टॉपिक बहुत ही आसान है। यदि आप इसे समझ पाएँ तो समझना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को, और बहुत ही मार्क स्कोरिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से स्कोर एटलीस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो निश्चित है। और यदि आप एक बार समझ गए कि कैसे ग्राफ से वैल्यू को प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है और कैसे प्रोबेबिलिटी टेबल का यूज़ किया जाता है, तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 5 मार्क्स का जो केस स्टडी पूछा जाएगा उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं बेसिक लेवल से इन सभी कॉन्सेप्ट को, और फिर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस तरह के क्वेश्चन को जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा ये चैप्टर जो कि सैम्पलिंग मेथड पे बेस्ड है। देखिए, नाम ही है सैम्पलिंग मेथड्स। तो बेसिकली सैम्पलिंग का दो तरीका होता है, एक है हमारा रैंडम सैम्पलिंग और एक है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, उनका इक्वल चांस होता है। जैसे नाम ही है रैंडम, किसी चीज़ को रैंडमली आप उसमें से निकाल रहे हैं, तो प्रत्येक आइटम का इक्वल चांस है कि वो चूज़ किया जा सकता है। अच्छा, और दूसरा है नॉन रैंडम। नॉन रैंडम का मतलब क्या हुआ कि पहले से तुमको नॉलेज है, ठीक है, कि इसमें से यही आइटम मुझे उठाना है। सो पर्सन नॉलेज और ओपिनियंस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई आइटम्स। सो सिंपल सी बात है, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में: सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम एंड क्लस्टर रैंडम। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी रैंडम सैम्पलिंग के पार्ट्स को। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखिए, इसमें कोई अप्रोच नहीं फॉलो किया जाता है। प्रत्येक एलिमेंट का इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है पिकअप होने का। दैट मीन्स प्रत्येक जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इक्वल प्रोबेबिलिटी है पिकअप होने का, ठीक है। कोई भी अप्रोच नहीं होता है इसका, और इसका यूज होता है स्मॉल सैंपल साइज के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज कहाँ होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका यूज होता है स्मॉल सैंपल साइज के लिए। अच्छा, अगला जो हमारा कैटेगराइजेशन है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि एलिमेंट्स जिसे हम लोग पूरे पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं वो यूनिफॉर्म लेवल पे सेलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास एक अप्रोच होता है कि नहीं, इतना अभी सेलेक्ट करना है, फिर इतना। जैसे मान लीजिए कि इसको मेजर करते हैं हम लोग टाइम में, ऑर्डर में या स्पेस में। जैसे देखिए, एक क्लास है, उसमें प्रत्येक 10वां स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे रोल नंबर वाइज सबका रोल नंबर है, तो उसमें से जो 10th वाला होगा, 10th रोल नंबर होगा, उसको 20th को, 30th को, 40th को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस केस में हम लोग एक सिस्टमैटिक मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो यही है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अच्छा, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, कि ये जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और लो कॉस्ट होता है इसका। प्रत्येक एलिमेंट के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन होने का, लेकिन प्रत्येक सैंपल के पास इक्वल चांस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये हमारा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का। पहले हमने बात किया सिंपल सैम्पलिंग, उसमें हमने देखा कि ये छोटे साइज, स्मॉल सैंपल साइज के लिए वैलिड है और इस केस में कोई अप्रोच ही नहीं फॉलो होता है। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हमने देखा कि एक अप्रोच फॉलो होता है जो कि हमें प्री डिफाइंड है, कि जैसे किसी क्लास में 10वां स्टूडेंट को सेलेक्ट करना। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जानते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को। बेसिकली स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है? इन दिस केस वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप। A specified number of units is taken from each group। मतलब पूरी पॉपुलेशन को हम लोग होमोजेनियस, आप लोग होमोजेनियस का मीनिंग समझते होंगे कि जिसमें कोई वेरिएशन नहीं हो, ठीक है, होमोजेनियस हो, ठीक है, सभी में इक्वालिटी हो। तो पॉपुलेशन को हम लोग होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उन सभी ग्रुप में से एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिट को हम लोग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास 2 स्टूडेंट का ग्रुप है। पहला स्टूडेंट है 10 to 20 ईयर्स वाला और दूसरा स्टूडेंट का ग्रुप है 20 to 30 ईयर्स वाला। तो 10 से लेके 20 साल वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्हें हमने एक ग्रुप में रखा S1 में, और 20 से लेके 30 साल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें हमने S2 में रखा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो सैम्पलिंग है हमारा, यही है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। मतलब कि S1 और S2 दो अलग अलग ग्रुप हैं और उनके अंदर जो एलिमेंट है वो सब में होमोजिनिटी है। दैट मीन्स S1 वाले 10 से 20 साल के बीच में है और S2 वाले 20 से 30 साल के बीच में है, लेकिन S1 और S2 में जो है होमोजेनिटी नहीं है। ओके, सो कहाँ यूज करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को? आइए समझते हैं। इसको यूज हम लोग वहाँ करते हैं
जब प्रत्येक ग्रुप के पास स्मॉल वेरिएशन होता है, आपस में स्मॉल वेरिएशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, एक ग्रुप है हमारा मैथ का एक्सपर्ट और एक ग्रुप है हमारा साइंस का एक्सपर्ट। तो मैथ का एक्सपर्ट और साइंस का एक्सपर्ट वाले ग्रुप में स्मॉल वेरिएशन तो है, ठीक है, लेकिन ग्रुप के बीच में वाइड वेरिएशन है, ठीक है। मैथ के एक्सपर्ट में इंडिविजुअली ग्रुप के अंदर स्मॉल वेरिएशन चलेगा, लेकिन बाहर से मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो ग्रुप के बीच में जो है वो वाइड वेरिएशन होगा। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अवर क्लस्टर सैम्पलिंग। अब हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस केस वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू 2 ग्रुप्स एंड देन रैंडम सैंपल ऑफ दिस क्लस्टर आर टेकन। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उनमें से उन सभी क्लस्टर का रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जब भी ग्रुप के बीच में, ग्रुप के अंदर वेरिएशन होगा, ठीक है, तो हम लोग उसे क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर कर दूं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या था कि 2 ग्रुप के बीच में वेरिएशन था और एक ग्रुप के अंदर वेरिएशन बिल्कुल नहीं था। क्लस्टर सैम्पलिंग सिर्फ उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि ग्रुप के बीच में वेरिएशन बिल्कुल नहीं है 2 ग्रुप के बीच में, लेकिन ग्रुप के अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन है। सो ये हमारा था 4 तरह का सैम्पलिंग, जो कि हमारा रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं सैंपल का स्ट्रक्चर। सैंपल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर शेप बनाया है। सबसे बड़ा जो रेक्टेंगुलर शेप है वो है पॉपुलेशन। मान लीजिए पॉपुलेशन 5000 है। अब देखिए, पॉपुलेशन के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं और ये पैरामीटर्स का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक है इस चैप्टर का, क्योंकि बार बार यही सब टर्म रिपीट होंगे पूरे चैप्टर में। सो वी शुड अंडरस्टैंड all these parameters very minutely, very carefully. Okay, so first of all the first parameter is capital N. capital N का मतलब होता है साइज, ठीक है दोस्तों। The second parameter is mu. mu का मतलब मीन। The third parameter is sigma. sigma is standard deviation. तो फ्रेंड्स, हमारे पास पॉपुलेशन से रिलेटेड 3 पैरामीटर हैं, कैपिटल N, mu एंड सिग्मा। ओके, अब देखिए, इसी बड़े से रेक्टेंगुलर के अंदर मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है, छोटे साइज का रेक्टेंगल बनाया है। वो डिनोट कर रहा है सैंपल को। बड़ा वाला डिनोट कर रहा है पॉपुलेशन को और छोटा वाला डिनोट कर रहा है सैंपल को। अच्छा, अब देखिए, सैंपल से रिलेटेड भी कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है स्मॉल एन। स्मॉल एन सैंपल साइज को डिनोट करता है। जैसे कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज को डिनोट करता है, उसी तरह स्मॉल एन सैंपल साइज को डिनोट करता है। एक्स बार हमारा मीन को डिनोट करता है और एस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब होता है जितने भी आइटम हमें स्टडी करना है उन सभी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। और सैंपल क्या डिस्क्राइब करता है? सैंपल उस पूरे पॉपुलेशन में से एक पोर्शन को, जिसे हमने चूज किया है, उसे डिस्क्राइब करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जरा अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। होपफुली आपको ये सैंपल और पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक सिंपल भाषा में कहें तो हम लोग कह सकते हैं सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सैंपल जो है पॉपुलेशन का सबसेट है। Now let us discuss about sampling from normal population. Now I will demonstrate sampling from normal population. Friends, सबसे पहले इस normal population का मीनिंग क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास काफ़ी अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पे ग्राफ बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बेसिकली एक माउंटेन टाइप का एक अपहिल है, फिर डाउनहिल है। यही है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है, एक हमारा बीच में एक मीन होगा और उसके दोनों बगल जो है डेविएशन आएंगे, जो भी हमारे पॉपुलेशन के पार्ट है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि हमारा जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने वाले हैं। वी आर एज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, और नॉर्मल मानते हुए हम लोग अब उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और अब स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो बेसिकली थ्योरेटिकल वाले पोर्शन से था। आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या नहीं तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दैट वाज थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस आवर न्यूमेरिकल पोर्शन। सो द फर्स्ट थिंग इज, पहले हम लोगों को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना आना चाहिए। तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विच विल बी इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन विच इज इक्वल टू म्यू। देखिए, यहाँ पे जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? नॉर्मल नेचर का है। तो उसका जो मीन होगा वो क्या होगा? वो पॉपुलेशन का मीन होगा। और पॉपुलेशन का मीन क्या होगा? म्यू। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ ऊपर में समझा दिया है आप लोगों को कि म्यू हमारा पॉपुलेशन का मीन है।
तो पॉपुलेशन का मीन ही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन होगा। देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका अपना मीन होगा, उसका अपना स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। हम लोग उसी को फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड, हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल नेचर का है, उसका मीन क्या है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो हमने मीन निकालना सीख लिया कि वो मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है कि पॉपुलेशन का मीन इतना है, ठीक है, तो आप जो मीन पॉपुलेशन का रहेगा वही मीन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारा स्टैंडर्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। चलिए अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन सीखते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। देखिए दोस्तों, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है जो कि हमने सिग्मा से डिनोट किया है, और सैंपल साइज लेना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन साइज नहीं ले रहे हैं हम लोग सैंपल साइज ले रहे हैं। सैंपल साइन स्मॉल n से डिनोट होता है और पॉपुलेशन साइज कैपिटल N से डिनोट होता है। सो वी विल टेक स्मॉल n इनटू कंसीडरेशन। Okay, so what we will do, we will just divide sigma by root n. Sigma by root n will be our answer. So तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो चीज सीखा यहाँ से कि यदि मीन निकालना हो तो मीन के लिए कुछ नहीं करना है, जो पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है बस उसे ही ले लेना है। लेकिन यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए क्या करना है कि हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है जो कि दिया हुआ होगा, और उसको डिवाइड कर देना है अंडर रूट n से। ओके, सो दीज आर टू फॉर्मूला विच वी मस्ट कीप इन आवर माइंड। ओके, नाउ अब हम लोग देखिए, अब क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमें जो है प्रोबेबिलिटीज निकालने कहेंगे, ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने कहा जाएगा। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालने रहेंगे। तो उसके लिए एक जेड फैक्टर होता है। दिस जेड फैक्टर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी क्रूशियल रोल। जेड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जेड फैक्टर आखिर होता क्या है? तो जेड फैक्टर का एक फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। तो फ्रेंड्स ये जो सिग्मा एक्स बार है वो क्या है? तो वो जो मैंने अभी यहाँ निकाला था ना सिग्मा बाय रूट n, वही तो है सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार कुछ नहीं है बल्कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक्स बार क्या है हमारा? एक्स बार हमारा सैंपल साइज का मीन है। मैंने यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया है आप लोगों को। सैंपल साइज का मीन हमारा एक्स बार है, उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है पॉपुलेशन के मीन से, ठीक है दोस्तों, और डिवाइड कर देना है सिग्मा एक्स बार से। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें जेड का वैल्यू मिलेगा। अब दोस्तों जेड का एक टेबल होता है। बेसिकली नॉर्मली सीआईबी के एग्जाम में क्या करते हैं कि वो बगल में लिख देते हैं कि जेड के इस वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इतना है, ठीक है, वो निकालने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को टेबल देखना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको बुक में टेबल दी हुई है प्रोबेबिलिटी का, तो आप लोग को जेड का वैल्यू मिल गया, उससे आप लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा, so using the table we can find the probability of variable z lying between 0 and given value. ओके फ्रेंड्स, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इन सभी चीज़ों को। देखिए, एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स है 50, मीन मार्क्स है 41.5, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.5। अब सैंपल है हमारा 50 स्टूडेंट का, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, हाँ, तो हमें पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि मीन स्कोर जो है वो 40.5 से 42 के बीच में होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पहला काम ये करना है कि ये पहला काम हम आप लोगों को ये समझना है कि ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ये सब कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले हमें 50 टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 50 हैं। तो पॉपुलेशन तो हमारा पता ही है आप लोगों को, पॉपुलेशन एक ब्रॉड लेवल पे होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बताइए मीन, पॉपुलेशन का मीन कितना है हमारा? 41.5। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है पॉपुलेशन का? 2.5। और सैंपल साइज कितना है? 50। हम लोगों को 50 स्टूडेंट को स्टडी करना है, इसीलिए सैंपल हमारा 50 स्टूडेंट का है। तो सैंपल साइज है हमारा 50, जो कि स्मॉल n से डिनोट होगा। अच्छा, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी कि मीन स्कोर 40.5 से 42 के बीच में हो। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो हमने फॉर्मूला बताया था सिग्मा बाय रूट n। सिग्मा क्या है हमारा? सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा बाय रूट n। सिग्मा क्या है? सिग्मा हमारी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और n क्या है हमारा? सैंपल साइज है। तो हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 2.5 दिया हुआ है, उसे हम लोग नंबरेटर में लिख लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे रूट 50 से। 50 क्या है हमारा? 50 हमारा सैंपल साइज है, तो उसका वैल्यू हमें मिलेगा 6.3535। अब अगला काम क्या करना है कि हमें जेड का वैल्यू फाइंड करना है, जेड फैक्टर।
जेड का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले स्लाइड में कि दैट इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब देखिए एक्स बार क्या है ये समझते हैं। देखिए मीन स्कोर किसके किसके बीच में निकालना है, 40.5 से 42 के बीच में निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स बार हमारा हो जाएगा 40.5, म्यू हमें दिया हुआ है जो कि है हमारा 41.5, और सिग्मा एक्स बार हमने ऊपर कैलकुलेट किया है जो कि है 6.3535। बस आपको वैल्यू पुट करना है और हम लोग ये फाइंड करेंगे कि जेड का वैल्यू जो है वो इन दोनों के रेंज में क्या है, क्या रहेगा। तो जब इसे फाइंड करेंगे तो हम लोग पाएंगे इसका वैल्यू आ रहा है -2.828 और इधर आ रहा है 1.4194। मतलब कि दोस्तों हमें ये फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जेड का वैल्यू -2.28 और 1.4194 से के बीच में रहे। तो फ्रेंड्स अब आपको करना क्या है कि प्रोबेबिलिटी टेबल को उठाना है, अपने बुक के आपके साइज उसमें दिया होगा पीछे, बुक के पीछे उसे उठाना है और 2.28 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड के 2.28 के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि आपको मिलेगी 0.4977 और 1.4194 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी 0.4207। अब देखिए दोस्तों ये जो हमने ग्राफ यहाँ बनाया था, ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग करेंगे कि हम लोग करेंगे क्या कि दोनों को ऐड कर देंगे, 0.4977 को और 0.4207 को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 0.9184। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम लोग इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो कि हो जाएगा 91.84%, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल से हमें सारा चीज़ क्लियर हो गया कि कैसे हमारा जो पॉपुलेशन है उसका जो पैरामीटर है उन्हें कैसे लेना है, हमारे सैंपल के पैरामीटर को कैसे लेना है और उन पैरामीटर के बेसिस पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करना है और उसके बाद फाइनली हमें जेड वैल्यू कैसे निकालनी है और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। फ्रेंड्स यदि ये आप समझ गए हैं, समझिए कि आपका 5 मार्क्स फिक्स्ड है, तो इस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ केस स्टडी मैं खुद से लाऊंगा आगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग एक अगला केस को लेते हैं। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड एरर जैसे बढ़ेगा तो उसी तरह क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एनी सैंपल मीन विल बी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चीज घटेगा, यहाँ बात हो रही है, बढ़ेगा नहीं घटेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे स्टैंडर्ड एरर घटता है तो हमारा जो सैंपल का मीन है और पॉपुलेशन का मीन है वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। सिंपल सा लॉजिकली भी आप समझ सकते हैं, जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना दूरी होगा दोनों के बीच में, और जितना कम स्प्रेड होगा उतना दोनों में नजदीकियां होगा। सो as standard error decreases, the value of sample mean will be closer to the value of population mean. This we should keep in our mind. This may be asked in 1 marks question. Now, अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सब में एक लिमिटेशन था। क्या था वो लिमिटेशन कि we are assuming the population size to be infinite. हम लोग पॉपुलेशन साइज को कैसा मान रहे थे, इनफाइनाइट मान रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन साइज का कोई जिक्र ही नहीं था। इस क्वेश्चन में आप देखिए कहीं लिखा हुआ है पॉपुलेशन साइज कितना है, हम लोग कैपिटल एन को क्या मान रहे हैं, इनफाइनाइट। लेकिन यदि पॉपुलेशन साइज फाइनाइट हो तो हमें क्या चेंज लाना होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अर्लियर वी वर assuming that the population size is infinite. Now if the population size is finite, what changes should we incorporate in our formula? We are going to discuss it now. So first, to compute the standard error of mean for finite population, we need to multiply our original standard error with finite population multiplier. देखिए दोस्तों, करना बहुत कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज करना है। एक टर्म है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, जिसे हम लोग कहते हैं रूट ओवर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय रूट ओवर एन माइनस 1। आपको ये टर्म को याद कर लेना है। देखिए कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है हमारा पॉपुलेशन का साइज, स्मॉल एन क्या है हमारा सैंपल का साइज, बस यही तो है। तो इसे आपको याद कर लेना है और करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला सब वही रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ जाएगा जो कि हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है, उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताइए दोस्तों क्या चेंज आएगा फॉर्मूला में। हमारा स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला था वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय रूट एन इंटू अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1। दैट इज सो सिंपल। ओके, तो यही चीज है, यही है हमारा पूरा चैप्टर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल का एस्पेक्ट बता दिया। अब बात आती है कुछ न्यूमेरिकल्स की और अच्छे लेवल ऑफ प्रैक्टिस की, जो कि मैं आप लोगों को केस स्टडी के थ्रू करवाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस लेसन के साथ मेरे साथ बनने के लिए इस पूरे लेसन में। होपफुली आपका कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक का। हमने इस टॉपिक में सैम्पलिंग मेथड्स को डिस्कस किए, साथ ही साथ
सैम्पलिंग मेथड्स के कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस लेसन को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।